Hello, my dear friends and student. Welcome back. In the previous video, we were discussing about the CBSE sample paper. So last वीडियो के अंदर हमने इसका सेक्शन ए कवर किया था. आज की इस वीडियो के अंदर हम सीबीएसई का जो रिसेंटली सैंपल पेपर आया है उसका सेक्शन बी और सी जो पार्ट हमारा बचा हुआ है उसको कवर करेंगे. एक तो सेक्शन बी हमारा बचा हुआ है, एक सेक्शन सी बचा हुआ है. सो सॉल्यूशन के पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम इसके आंसर्स की बात करते हैं. सो डायरेक्टली पीडीएफ के ऊपर चलते हैं. सो इससे पहले सेक्शन बी स्टार्ट करने से पहले यदि हम देखें हमने जो पोर्शन कवर किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है. इसका जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने आपके इस सैंपल पेपर का सेक्शन ए कवर किया है, जिसके अंदर आपके पास में टोटल 25 क्वेश्चंस थे. उनमें से आपको आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करने होंगे पेपर के अंदर. जो चॉइसेस थी उसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. ज़्यादा बातें नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि पीछे वीडियो में कवर कर चुका हूँ मैं. सो आज हम बात करते हैं इसी पेपर के अंदर सेक्शन बी और सी की. सो हियर द फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड. आपके पास में यहाँ पर एक पाइथन कोड दे रखा है, देन इसका आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है. पांडास को इंपोर्ट किया हुआ है, देन पीडी डॉट सीरीज एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसके अंदर एक लिस्ट सप्लाई की हुई है, यानी कि ये क्रिएट करेगा 1 2 3 4 एंड 5. ये तो इसका डेटा हो जाएगा सीरीज का. एंड इंडेक्सेस के अंदर ये नेम दे रखे हैं, अकरम, ब्रिजेश, चारू, दीपिका एंड एरन. ओके, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी इंडेक्सेस बन जाएंगी. 1 के लिए क्या आएगा, अकरम आ जाएगा. मैं यहीं पर डेटा स्पेसिफाई कर देता हूँ. 2 के लिए 2, यहाँ पर ये 3, देन 4 एंड ये 5. ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया, राइट. ये आपका सीरीज ऑब्जेक्ट हो गया. देन प्रिंट करवाया है एस ऑफ चारू. सो ऑब्जेक्ट का नेम है एस आपके पास में, सीरीज ऑब्जेक्ट ऑफ चारू. चारू के पास में वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 3. सो द आउटपुट विल बी 3. ओके, आई थिंक पता है आप लोगों को. यदि आपको सीरीज ऑब्जेक्ट से कभी भी कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसके लिए हम इंडेक्सेस यूज में लेते हैं. और इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट हमेशा 0 1 2 3 से स्टार्ट होती है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. यदि आप इंडेक्स स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो आपके पास में सीरीज ऑब्जेक्ट सीरीज फंक्शन के अंदर एक इंडेक्स आर्ग्यूमेंट है, आप उसको यूज में ले सकते हैं. सो 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 3 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Number 27 here. Assume the given series named STUD. Student name से आपके पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है. Which command will be used to print 5 as output. आपके पास में ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट गिवन है और हमें आउटपुट 5 लेके आना है. फिक्स आउटपुट दे रखा है, तो इसका 5 प्रिंट करने के लिए हम कौन कौन से कमांड्स यूज में लेते हैं. ऑप्शन क्या दे रखे हैं, STU.index. देखिए STU.index क्या करता है, ये सीरीज ऑब्जेक्ट की इंडेक्सेस हैं तो ये उनको डिस्प्ले करेगा. लेंथ रॉन्ग है. वैल्यूज वैल्यूज इनको डिस्प्ले करेगा. देन साइज, इसकी साइज कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3 4 5. तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपके पास में 5 आएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर द 27th इज डी. D is the correct answer. Size attribute we use to display the number of elements in the series object. Now the next one is, a social science teacher wants to use pandas series to teach about Indian historical monuments and its state. The series should have monument name as value. आपको नेम्स क्या चाहिए, एज वैल्यू की तरह से चाहिए. एंड द स्टेट नेम एज इंडेक्सेस. स्टेट नेम किस में चाहिए, इंडेक्सेस में चाहिए. विच आर स्टोर्ड इन ए गिवन लिस्ट. ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड मान के चल रहे हैं. ओके, आपको यहाँ पर लिस्ट दी हुई है एज ऑन इन द कोड. यहाँ पर मेन्यूमेंट दिए हुए हैं, देन स्टेट्स दिए हुए, दो लिस्ट आपको दी हुई है. चूज द स्टेटमेंट विच विल क्रिएट द सीरीज. देखिए यहाँ पर आपको चीज क्या दी गई, दो लिस्ट आपको दी गई है. उसमें से एक लिस्ट तो हमें एज ए डेटा कंसीडर करनी है और एक लिस्ट हमें एज इंडेक्स कंसीडर करनी है. तो हमें जो नेम्स है, मेन्यूमेंट्स नेम है, वो तो हमें क्या चाहिए, डेटा के फॉर्मेट में चाहिए. और जो इंडेक्सिंग में आपको स्टेट के नेम की रिक्वायरमेंट है, राइट. सो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए आपके पास में सबसे पहले एस इक्वल टू डी एफ डॉट सीरीज एन्यूमेंट
इंडेक्स इक्वल टू स्टेट। ओके, यहाँ पर देखिए एक बार के लिए थोड़ा सा अच्छे से यदि आप देखोगे तो स्टेट में क्या दिया हुआ है, स्टेट एस इक्वल टू, स्टेट का एस कैपिटल है, मेन्यूमेंट्स में एम कैपिटल है, तो डेटा तो ये करेक्ट है, ओके है, ये सही है यहाँ पर। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, एस इक्वल टू डी एफ डॉट सीरीज लिखा हुआ है। क्या आपका जो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम के साथ में हम सीरीज ऑब्जेक्ट यूज में ले सकते, सीरीज फंक्शन यूज में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो आपका ये जो पहला स्टेटमेंट है वो तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पर पांडा को इंपोर्ट किया हुआ पीडी एब्रिविएशन के साथ में। सो यदि यहाँ पर होता पीडी डॉट सीरीज तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। बी, एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज स्टेट मोमेंट। स्टेट आपने पहले ले लिया तो ये डेटा के अकॉर्डिंग कंसिडर किया जाएगा, तो स्टेट नेम तो एज ए डेटा आएंगे और मेन्यूमेंट का नेम आएगा इंडेक्स में, लेकिन हमें इनका रिवर्स करना था, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट वाले के ऊपर चलते हैं, एस इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज मेन्यूमेंट इंडेक्स इक्वल टू स्टेट, तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये बाय डिफॉल्ट पहला जो आर्ग्यूमेंट है मेन्यूमेंट वाला, ये तो एज ए डेटा कंसिडर करेगा, वो यही हमें करना था, एज वैल्यू हमें इसको प्रोवाइड करना था। देन इंडेक्स आर्ग्यूमेंट के साथ में हमने स्टेट को प्रोवाइड करवा रखा है, तो ये स्टेट के साथ आ गया। नीचे वाले में भी सेम चीज है, बट यहाँ पर देखिए सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर सीरीज फंक्शन है, इसका एस स्मॉल है, सीरीज का एस हमेशा कैपिटल होता है। सो 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, पाइथन आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सो कैपिटल और स्मॉल दोनों डिफरेंटली ट्रीट किए जाएंगे। ओके, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी हो गया आपका। नेक्स्ट वन, 29 is a cyber crime in which a target or targets are conducted by the email, telephone, or text message by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data such as personally identified information, banking, credit cards, detail and the password। देखिए कई बार हमारे पास में अट्रैक्टिव एड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो और वो हमसे अच्छे खासे ऑफर प्रोवाइड करते हैं और हमसे काफी सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो इस चीज को हम किसके अंदर, कौन से साइबर क्राइम के अंदर कंसीडर करेंगे, वो साइबर क्राइम होता है फिशिंग। ओके, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फिशिंग। जैसे आपने देखा होगा कि आपने एक दो $100 की या फिर 200 करोड़ की आपने एक लॉटरी जीती है, तो उसके लिए आपसे आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक आपसे बैंक अकाउंट का पास बैंक अकाउंट नंबर मांग लिए, डेट ऑफ बर्थ मांग लिए और क्रेडिट कार्ड नंबर्स मांग लिए, इस टाइप की डिटेल्स आपसे पूछी जाती है। तो अ, इस चीज को हम किस साइबर क्राइम की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, हम इसको रखते हैं फिशिंग कैटेगरी के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है हमारा, देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, ये हमारे पास में लाइन चार्ट है। ओके, एंड आइडेंटिफाई द कोड फॉर ऑब्टेनिंग दिस एज आउटपुट। हमें सबसे पहली चीज, यदि आपको ये लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो इसके लिए हमारे पास में ये फंक्शन कौन सा है, हमारे पास में है प्लॉट फंक्शन होता है। ओके, प्लॉट फंक्शन होता है। अब इस प्लॉट फंक्शन के अंदर हम हमारे पास में देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसको हमें चेक करना है। तो सबसे पहली चीज तो इसमें देखिए 3 पॉइंट्स को टिक कर लो। सबसे पहला पॉइंट आ गया ये 1 और 4, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये हो गया, यहाँ पर ये आ गया 5 और ये हो गया 2 के आसपास, राइट, और ये हो गया आपका 3 और 1 और 3। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास में लिस्ट के कॉम्बिनेशंस देखने हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो पहली जो लिस्ट होगी वो एक्स एक्सिस को डिनोट करेगी, ये 1, देन ये 2 को इधर रखो और 5 को इधर रखते हैं, 2 1 2 और यहाँ पर ही आ गया 3, देन 4 5 और 3। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देंगे वो आपका करेक्ट आंसर होगा प्लॉट के अंदर। ओके, यदि प्लॉट फंक्शन यूज में लिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और चारों ऑप्शन के अंदर ही प्लॉट फंक्शन यूज में लिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसके वैलिड डेटा को देखना है। देखिए यहाँ पर ओनली 1 और 2 दिया है, ओनली 2 2, यानी कि एक्स एक्सिस में भी 2 ही डेटा है और वाई में, जबकि हमें यहाँ पर कितने चाहिए, 3 डेटा की रिक्वायरमेंट है।
यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 बाकी सभी में 2 है। तो 1 2 3 एक्स एक्सिस का डेटा हो गया 1 से लेके 3 तक, ओके। एंड 4 5 1 1 से लेके 5 तक का डेटा है। सो ये हो गया 1, थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ये हो गया 5, ओके। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, क्योंकि बी के अंदर ही आपके पास में 3 इनपुट्स है, ओके। उसी के अकॉर्डिंग ये लाइन चार्ट ड्रॉ हो रखा है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, ओके। नेक्स्ट, नंबर 31, read the statement given below and identify the right option to draw a histogram. हिस्टोग्राम की बात हो रही है यहाँ पर। To make histogram with matplotlib, we can use plot.hist. बिल्कुल सही बात है ये। हम HIST फंक्शन यूज में लेते हैं हिस्टोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो ओके है। द बिन पैरामीटर इज कंपल्सरी टू क्रिएट हिस्टोग्राम। नहीं, बिन पैरामीटर कंपल्सरी नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये भी आपको यूज में लेनी है तो आप यूज में ले सकते हो। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, सही बात है, स्टेटमेंट ए करेक्ट आपका। स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, नो बी करेक्ट नहीं है। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट बी इज इनकरेक्ट, ये बी इनकरेक्ट है आपका। ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी में आपके पास में ए इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है। बिल्कुल ए स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट है। सो द आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 in this sample paper. Now, number 32, which graph should be used where each column represents a range of value? Range of values की बात हो रही है, range की, and the height of the column corresponds to how many values are in that range. Height, जो height है वो how many values को represent कर रही है। तो ये कौन सा आपके पास में विच ग्राफ, कौन सा ग्राफ होगा ये? प्लॉट, लाइन, बार और हिस्टोग्राम। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हिस्टोग्राम होगा, क्योंकि रेंज के लिए हम हिस्टोग्राम यूज में लेते हैं, जहां पर कॉलम्स की हाइट है वो रिप्रेजेंट करती है कि उस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज आ रखी है। नाउ द नेक्स्ट वन, नंबर 33, Shani is confused about the free operating system available in the market. Few of her friends suggested a few operating systems. Help her in choosing free operating system for her device. फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। सो ubuntu यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज ubuntu इज द फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एंड विंडोज डेफिनेटली आपको परचेज करना होगा, ओपन सोर्स नहीं है। मोजिला ये एक्सप्लोरर हो गया, जहाँ पर हम वेब वेब ब्राउजर हो गया जिसको हम यूज में लेते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, राइट। बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट रहेंगे यहाँ पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 34, consider the following statements with reference to the use of email. emails को हम कहाँ यूज में ले रहे हैं, स्टेटमेंट्स है उसके लिए। sending threatening message to a classmate, inviting friends to participate in the school clubs or sports activity, asking your teacher for help on homework, responding to और फॉरवर्डिंग स्पैम मेल्स। सो देखिए, थ्रेटिंग और लास्ट वाला जो ऑप्शन है आपका स्पैम मेल के लिए, फॉरवर्डिंग करने के लिए, ये दोनों ही चीजें हम ईमेल के लिए यूज में नहीं लेते हैं। सो यहाँ पर आपके पास में जो सेकंड स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है, ये दोनों तो है करेक्ट, और बाकी ये दोनों इनकरेक्ट है। अब हमसे इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट्स रेफर टू एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ईमेल। सो आपका स्टेटमेंट 2 और 3 है वो तो एप्रोप्रिएट है, और यदि इन एप्रोप्रिएट पूछा होता तो आपका 1 और 4 हो जाता। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 नहीं है, 2 और 3 ये आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड एनिमल। एनिमल नेम से हमारे पास में एक सीरीज है, तो ये तो सारी उसकी इंडेक्सिंग हो गई, इंडेक्स वैल्यूज हो गई, और ये लॉयन, बियर, एलिफेंट एनिमल्स के नेम है, ये इसकी आपके पास में वैल्यूज हो गई, डेटा हो गया। नाउ राइट द आउटपुट ऑफ द कमांड एनिमल। आपने आपके पास में यहाँ पर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लिया हुआ है, कोलन साइन -3। तो जब भी आपके पास में यहाँ पर -3 है तो हम इंडेक्सिंग करते हैं इसकी, ठीक है। बाकी ये इंडेक्सिंग है,
जो हमने प्रोवाइड की हुई है। अब इसकी हम पोजीशन की बात करते हैं। तो देखिए पोजीशन हमेशा ये होगी 0, 1, 2, 3 एंड 4। बट हाँ, यहाँ पर -3 दे रखा तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग को साथ लेके चलेंगे, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ओके, अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग पोजीशन नहीं दी है और एंडिंग पोजीशन नहीं दी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन क्या मान के चलेंगे, नेगेटिव में दिया हुआ तो -1, और यहाँ पर क्या मान के चलेंगे, लास्ट वैल्यू -5। ओके, नाउ सबसे पहले क्या अपीयर होगा, फुल, क्योंकि हमें कहां से स्टार्ट करना, -1 से, फुल, ठीक है। W इसके साथ ये भी रहेगा। देन अब -1 के अंदर आपको ऐड कर देना है -3 को, तो ये क्या हो जाएगा, -4। तो अब ये सीधा जंप करके कहा जाएगा, स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जाएगा -4 के ऊपर, और यहाँ पर क्या है, बियर। तो ये इसका आउटपुट रहता है। ओके, तो ये इसका आउटपुट रहेगा। तो अब आप नीचे ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन से इसके करेक्ट ऑप्शन हैं। लोएन टाइगर नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। देन बियर एलिफेंट ये भी नहीं है। हमारे पास में जो ऑप्शन आया था वो ये था, वुल्फ और बियर। सो सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसमें इंडेक्सिंग भी साथ आएगी। सो वुल्फ एंड बियर आया था हमारे पास में, तो डब्ल्यू और बी भी साथ में आ रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज का। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 31 35। नाउ द नेक्स्ट इज, Saransh is a student of class 9 and he is very frequent user of internet applications. One day he got an unpleasant message on his instant manager. What do you think he should do? आपके पास में यदि कोई ऐसा अनएप्रोप्रिएट मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? Then ignore it and start chatting to someone else. डेफिनेटली इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। जब भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैसेज हमारे लिए सही नहीं है, तो इग्नोर तो कभी नहीं करना चाहिए। रिप्लाई बैक टू देम एंड फाइंड आउट व्हाट देयर प्रॉब्लम इज। नो, कभी भी रिप्लाई भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम जानते ही नहीं है या फिर हम जानते हैं फिर भी यदि कोई ऐसा मैसेज कर रहा है जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो हमें उसका रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। शट डाउन द कंप्यूटर एंड होप दे विल लीव हिम अलोन इन फ्यूचर। ये तो एक्सपेक्ट करना बेकार है, कोई जरूरी नहीं है आज जो किया है वो कल ना करे, तो ये भी प्रॉपर नहीं है। गो टू हिज पेरेंट्स, टीचर और अदर ट्रस्टेड एडल्ट एंड लेट देम नो दैट ही फील अनकंफर्टेबल। दिस इज द करेक्ट चॉइस। यही आपको करना चाहिए यदि आपके पास में सोशल मीडिया के ऊपर या फिर आपके मैसेंजर के ऊपर कभी कोई अनअप्रोप्रिएट मैसेज कोई भी कर रहा है, चाहे वो नॉन ही क्यों ना हो, तो आपको अपने पेरेंट्स को या टीचर को या फिर किसी भी अपने घर में बड़े को बताना चाहिए, जिससे आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। ओके, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो ऑफ पांडास डेटा फ्रेम? देखिए, यदि आपको डेटा फ्रेम की टॉप रो को एक्सेस करना है, तो आप कौन सा स्टेटमेंट यूज में लोगे? अज्यूमिंग द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम इज डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड नेम से आपके पास में डेटा फ्रेम है। ओके, देन डियर फ्रेंड 0, डियर फ्रेंड LOC 1, डियर LOC 0 एंड ILOC 1। सो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर आपके पास में देखिए हमें टॉप रो को एक्सेस करना है, राइट ना। अब आपका इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी, वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्यों रहेगा? देखिए LOC 1 यदि आपने किया तो जो इंडेक्सिंग होती है वो 0, 1, 2, 3 से होती है बाय डिफॉल्ट, और यदि हमने इंडेक्सिंग प्रोवाइड नहीं कर रखी तो सिस्टम भी बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन प्रोवाइड करता है वो 0, 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग करता है। और LOC में यदि आपने 1 प्रोवाइड कर दिया, इसकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, इसकी यदि आपने ये प्रोवाइड किया तो किसका रिटर्न करेगा? ये सेकंड रो को रिटर्न करेगा, ठीक है। और सेम चीज ILOC के अंदर भी होगी, क्योंकि वो इंडेक्सिंग को लेता है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, ये एरर रिटर्न करेगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 38, फिजिबल मेथड्स टू मैनेज ई वेस्ट। ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ऑल ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC। देखिए LOC और ILOC, LOC आपकी इंडेक्स लेबल के ऊपर काम करता है, और ये आपकी पोजीशन जो इंडेक्स पोजीशन है
यानी कि नंबर्स के ऊपर 0 1 2 3 जो हमने पोजीशन, जो हमारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, इंडेक्स लेवल मींस जो हमने इंडेक्स इन प्लेस ऑफ, हमने जो इंडेक्सिंग प्रोवाइड की हुई इन प्लेस ऑफ इंडेक्स पोजीशंस, उसको ये यूज में लेता है। ठीक है, तो बोथ आर लेबल इंडेक्स नहीं, एक पोजीशन के ऊपर काम करता है, एक इंडेक्स लेवल के ऊपर काम करता है। बोथ आर इंटीजर पोजीशंस, नो। LOC इज लेबल बेस्ड फंक्शन, बिल्कुल सही है, लेबल बेस्ड फंक्शन है। एंड ILOC इंटीजर, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा LOC इज इंटीजर एंड ILOC, ये रिवर्स हो गया। ओके, ये नहीं होगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। और बाकी LOC एंड ILOC में क्या डिफरेंस है, इसके लिए आप बाकी जो वीडियोस बना रखे हैं आप वहां से इसको कवर कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से LOC एंड ILOC। इसके ऊपर प्रैक्टिकल में आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास में। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। आपके पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, ये एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, चलो इसको हम बना लेते हैं, पहले ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 5 6 7 8 और 10, ये एक सीरीज का ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इंडेक्सिंग हो गई। ये रफ वर्क करना होगा आपको भी, इजी रहेगा आउटपुट फाइंड आउट करने में। देन S2 इक्वल टू एक और सीरीज ऑब्जेक्ट है L के पास में ये डेटा हो गया, देन ये इंडेक्सिंग हो गई। सो हमारे पास में जो डेटा है वो 2 6 1 4 6, ये तो हो गई हमारे पास में डेटा L के। देन इंडेक्सिंग की यदि हम बात करें Z Y A W V, ये हमारे पास में दो सीरीज ऑब्जेक्ट हो गए S1 और S2। अब इसने क्या प्रिंट करवाया, S1 माइनस S2। अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम दो सीरीज ऑब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन जब भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो कॉमन इंडेक्स होंगे, जो दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट के अंदर कॉमन इंडेक्सेस होंगी, उनके ऊपर तो एक कैलकुलेशंस होंगी, और बाकी सभी में बाय डिफॉल्ट NaN जो मिसमैच इंडेक्सिंग होगी वहां पर ये NaN वैल्यू को रिटर्न करेगा। सो और दोनों की इंडेक्सिंग भी आएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो A इंडेक्स है और इसमें कहीं भी A इंडेक्स नहीं है, तो A इंडेक्स के आगे क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए NaN आना चाहिए A के आगे। अब इजी रहेगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, केवल हमें उसी ऑप्शन को देखना है जिसमें A के आगे NaN है। तो इसमें A तो फिल्टर हो गया भाई, A में तो NaN नहीं है। B में NaN है, बी के अंदर NaN है, इसको हमें देखना है बाकी वैल्यूज को कंपेयर करके। सी में देखिए इसने क्या किया, केवल मैचिंग नहीं, मैचिंग नहीं सारी इंडेक्सेस आएंगी, तो ये भी नहीं है। अब डी के अंदर भी NaN है, तो या तो आंसर आपका बी आएगा या फिर डी आएगा। अब बाकी वैल्यूज को मैच करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वी के आगे, वी में इसके पास में 5 है और इसमें 6 है, तो क्या आएगा, वी के आगे आएगा -1, राइट है, -1 ही है, -1 आएगा। अब इसमें W में 6 है और इसमें W में 4 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, W के आगे 2 आ जाएगा, ये भी करेक्ट है। X में यहाँ पर 7 है और इसके अंदर कहीं भी X नहीं है, तो NaN आएगा, बिल्कुल सही है। Y 8 है, यहाँ पर 6 है तो 2 आ गया, ओके है। Z में यहाँ पर 10 है और Z में यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 8 आ गया। इसकी सारी वैल्यू सही, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक बार के लिए डी को और देख लेते हैं उसके आउटपुट में क्या आ रहा है। ये -1 आ रहा है, -1 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। अब लेकिन एक्स में एक्स कैसे आ गया, यहाँ पर 3, एक्स में तो क्योंकि दूसरी सीरीज के अंदर तो एक्स है ही नहीं, इसमें तो है, इसमें कहीं एक्स है ही नहीं, तो आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट रहेगा। ओके, इस तरह से थोड़ा सा रफ वर्क करके देख लेंगे तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वी शुड एग्जिबिट proper manner and etiquettes while being online. Choose the right net etiquettes from the following: avoid cyberbullying, respect others' privacy, no cyber rights violation, all of the above. All of the above. हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. Okay. Now let's move to the next one. Which command will be used to delete third and fifth row of the data frame? हमें क्या करना है, हमें डेटा फ्रेम से
थर्ड एंड फिफ्थ रो को डिलीट करना है। ओके, third and fifth rows of the data frame assuming that the data frame name is df। अब देखिए, यदि आपको किसी भी डेटा फ्रेम से डेटा को डिलीट करना है तो हम ड्रॉप फंक्शन यूज में लेते हैं। ओके, राइट। अब हमें क्या करना है, थर्ड रो बोला है तो 0 1 2, थर्ड रो ये होगी ना, सेकंड जिसकी पोजीशन रहेगी, राइट। देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो हमें यहाँ पर थर्ड एंड फिफ्थ रो को डिलीट करना है। सो हमें यहाँ पर इन डेटा को डिलीट करना है, राइट। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली चीज, यदि आपको किसी भी डेटा से रोज को रिमूव करना है, देखिए जो हमारे पास में ड्रॉप फंक्शन है, इससे हम कॉलम्स को भी डिलीट कर सकते हैं और इससे हम रोज को भी डिलीट कर सकते हैं, दोनों चीजें कर सकते हैं। तो इसमें एक आर्गुमेंट हम यूज में लेते हैं एक्सेस। एक्सेस इक्वल टू, यदि आपने किया 0 तो ये रो के लिए आता है, और यदि आपने एक्सेस इक्वल टू 1 कर दिया तो ये कॉलम्स के लिए आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए ड्रॉप सबसे पहले में केवल 0 लिया हुआ है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, df डॉट ड्रॉप 2,4। सो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन के ऊपर जो रो होगी वो डिलीट हो जाएगी, एक्सेस इक्वल टू 0, क्योंकि हमने एक्सेस की वैल्यू क्या दी गई है, 0 दी गई है। ओके, नेक्स्ट 43, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड्स। इंपोर्ट किया हुआ है पांडास, एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर सीरीज में आपके पास में 1 से लेके 6 तक डेटा है। देन यहाँ पर आपको उसकी इंडेक्सिंग दी गई है अल्फाबेटिकल में। देन हमने प्रिंट करवाया गया है एस ऑफ एस मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये कंडीशन हो गई ना। अब देखो इसके, ये जो कंडीशन है, यानी कि एस के अंदर जितने भी डेटा है जिनका रिमाइंडर 0 आ रहा है 2 से, वो आउटपुट में आएंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर अपीयर होगा आपका 2 4 और 6, ये तीन चीजें प्रिंट होंगी आपकी। ठीक है, और इनके साथ में इनकी इंडेक्सिंग भी आ जाएगी। तो इसमें देखिए 2 4 6 सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके साथ में बी डी और एफ आपकी इंडेक्सिंग आ गई। लेकिन कई बार आपको केवल सिंपली ये भी दिया जा सकता था, इसमें आपको दे दिया, आपको करना है एस मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, इसको प्रिंट करवाना है, इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसका आउटपुट देखिए, सबसे पहली चीज इसमें 6 वैल्यूज हैं, तो आउटपुट में भी 6 वैल्यूज आएंगी। सीरीज के अंदर 6 वैल्यूज हैं, तो इसका आउटपुट भी 6 वैल्यूज आएंगी। लेकिन इसमें आउटपुट क्या आएगा, जिन रो के लिए ये ट्रू है उसके लिए ट्रू आएगा, जिन रो के लिए कंडीशन फॉल्स है उसके लिए फॉल्स लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको कर दिया, हमें सीरीज ऑब्जेक्ट में से एस ऑफ एस मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, जैसे ही हमने ये कर दिया, इस कंडीशन को हमने अप्लाई करवा दिया सीरीज ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ में, तब ये केवल उन्हीं रोज को ही फिल्टर करके डिस्प्ले करेगा जिसके लिए ये वाली कंडीशन ट्रू है, इसीलिए इसका आंसर सी आया है आपका। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Ritika is a new learner for the Python pandas and she is aware of some concept of Python. She has created some list but is unable to create a data frame from the same. Help her by identifying the statement which will create a data frame. आपको एक लिस्ट इसके पास में है, देखिए नेम से लिस्ट है, आप फिजिक्स नेम से लिस्ट है और केमिस्ट्री नेम से लिस्ट है, और हमें क्या करना है, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है सिंपल सा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा वो हमें चूज करना है। सो pd डॉट डेटा फ्रेम नेम, यहाँ पर एक डिक्शनरी ले लिया है इनपुट में, नेम के अंदर नेम लिस्ट दे दी, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स दे दिया, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट ही ओके लग रहा है। सेकंड वाले को देखते हैं, डी इक्वल टू ब्रैकेट में नेम दिया, ये तो सिंटैक्स ही गलत हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि हम कर्ली ब्रेसेस यूज में लेते हैं डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए। देन डेटा फ्रेम में नेम phy एंड कॉलम्स में नेम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड टोटल। देखिए यहाँ पर डेटा फ्रेम में कितनी वैल्यू 1 2 3, कॉलम्स में 1 2 3 4, इनकरेक्ट हो गया। सो ओवरऑल यदि हम और यहाँ पर देखें pd डॉट डेटा फ्रेम नेम phy देन chem, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक जैसे से लग रहे हैं, बट यदि हम देखें चेंजेस क्या हैं इसमें,
दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं। सो जब भी इस टाइप की कोई भी चीज आती है तो आपके पास में जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो पहले वाला ऑप्शन करेक्ट कर दीजिए। ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पर एक चीज देखने लायक है, आपको इन सभी को देखना है जो केस सेंसिटिव है, कहीं कोई ऐसा डेटा तो नहीं है। देखिए यहाँ पर चेंजेस हैं, बिल्कुल ये इनकरेक्ट है। थोड़ा सा डीपली यदि हम देखेंगे तो पी एच वाई जो की है हमारी वो डबल कोट्स में आनी है और उसके बाद में पी एच वाई को हमें लिस्ट को सप्लाई करना है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल तरीके से यदि हमने क्वेश्चन को देखा तभी हमें पता लगा कि इसमें मिस्टेक थी लास्ट वाले ऑप्शन में, वरना तो दोनों एक जैसे लग रहे थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज लिनक्स, MySQL एंड मोजिला सॉफ्टवेयर कम्स अंडर द कैटेगरी। ये सारे सॉफ्टवेयर किसमें आते हैं? ये हैं फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओके, देन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 46, assuming the given structure, which command will give us the output? आपके पास में फ्लाइट नंबर, एयरलाइन एंड पैसेंजर, ये आपके पास में एक डेटा फ्रेम है। ठीक है, और आउटपुट रिक्वायर्ड 3,5। हमें क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए 3,5, राइट। अब सबसे पहली चीज 3,5 क्या है? टपल है। टपल का आउटपुट हमें ये आउटपुट में चाहिए, तो इसके अंदर देखिए नंबर ऑफ रो कितनी है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 5 है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो 3,5 हमें रिक्वायर है। तो ये कौन सी शेप का है? शेप एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं? शेप नेम से हमारे पास में एट्रीब्यूट है, उसको हम यूज में लेते हैं, ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो प्रिंट डीएफ डॉट शेप फंक्शन नहीं है, गलत है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, डीएफ डॉट शेप, शेप एट्रीब्यूट है ना कि कोई फंक्शन है। ऑलराइट, तो इसीलिए इसके आगे ब्रैकेट नहीं आएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन इज राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड। एलओसी में पहले तो आपको दिया है कॉलन साइन, यानी कि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर करनी है हमें। देन 0 कॉमा सेल, ये आपको दिया है। ठीक है, सो इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। आपके पास में एक ई नेम, सेल एंड बोनस, ये डेटा फ्रेम है। यहां पर 0, 0 का मतलब दिस। ठीक है, सेल मीन्स ये कॉलम, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 5,000। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका बी, 50,000 वैल्यू। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लोकेशन है, देखिए सीधी सी एलओसी के अंदर हमने यहाँ पर रो एंड कॉलम लेवल स्पेसिफाई कर रखे हैं। तो 0 कॉलम एंड 0 इंडेक्स हो गया, 0 आपका रो के लिए हो गया और सेल आपका कॉलम हो गया। तो इसके ऊपर ये जो डेटा है 50,000 वो आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम डीएफ, नेम, एज एंड मार्क्स। ये आपके पास में एक डेटा फ्रेम है। राइट द आउटपुट, इसका आउटपुट नीचे है। देन डीएफ डॉट मार्क्स डिवाइड बाई 2। ओके, सो मार्क्स नेम से आपके पास में ये डेटा है और इसको आपको डिवाइड करना है 2.0 से। तो इसका आउटपुट क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है। सो आपके पास में जो ऑप्शन है देखिए, सिंपली है 90, तो 45.0 एन, जब भी हमने एन के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया तो आउटपुट में भी हमें एन मिलेगा। देन 87, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो ए 45 एन एंड 87 डिवाइड बाई 2, सो 43.5। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए जो डेटा है वो पॉइंट्स में था, तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो भी फ्लोटिंग डेटा ही आएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट वन, नंबर 49, read the statement given below, identify the right option from the following for the attribute and method function. एट्रीब्यूट ऑलवेज एंड विदाउट पैरेंथेसिस। ठीक है, सही है, हम एट्रीब्यूट के आगे कभी भी पैरेंथेसिस नहीं लगाते हैं। सही है। फंक्शन और मेथड्स कैन नॉट वर्क विदाउट आर्गुमेंट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि काफी सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनको आर्गुमेंट से ही नहीं होता है। सो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है।
So statement A is correct, but B is incorrect. So the correct answer is C here. Okay, this is all about the section number B. आपका जो पार्ट बी है आपके पेपर का वो कंप्लीट होता है यहाँ पर. अब सेक्शन सी के अंदर ओनली 6 क्वेश्चन है, इनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. Mr. Sharma is working with IT company and he has provided some data on which he wants to do some operations but he is facing some problem. Help him. है क्या चीज देखिए, केस स्टडी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा इसको. ओके, इंपोर्ट कर दिया पांडास. रिजल्ट सीट इक्वल टू, रिजल्ट सीट के अंदर एक डिक्शनरी है, रिजल्ट सीट नेम से एक डिक्शनरी है जिसमें नवीन एक की हो गया. देन इसमें पांडा सीरीज हमने प्रोवाइड करवा रखी 90, 91, 97 इंडेक्स में मैथ, साइंस और हिंदी इंडेक्सिंग हो गई. देन रेहाना एक और सीरीज आ गई, ठीक है, जिसके पास में सेम इंडेक्सिंग है. ओके, देन नीचे ऑप्शंस के ऊपर चलते हैं. ये पूरी एक सीरीज बना रखी है. ओके, देन ये इसका कोड भी आ गया, कोड का आउटपुट भी आ गया. बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो आपके पास में ये जो हमने सीरीज बना है, ये जो डेटा फ्रेम बना रखी है, इसके ऊपर आपके पास में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं. ओके, ही वांट्स टू ऐड ए न्यू कॉलम विद द नेम ऑफ स्टूडेंट. एक नया कॉलम ऐड करना है प्रेम नेम से इन द अबाउट डेटा फ्रेम, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक नया कॉलम आ जाए. राइट, तो क्या करना होगा, देखिए जब भी हम डेटा फ्रेम को यूज में ले रहे हैं तो यदि हमने एग्जिस्टिंग कॉलम के नेम यूज में लिए तो वो इनकी डेटा की वैल्यूज को अपडेट कर देगा. ठीक है, जैसे मैंने कर दिया डेटा फ्रेम ऑफ नवीन, तो ये क्या करेगा, इसके डेटा को, इन डेटास को चेंज कर देगा. ओके, बट यदि मैंने यहाँ पर कोई नया नेम प्रोवाइड कर दिया और इसके आगे एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर दी, तो ये क्या करेगा, एक नया नेम यहाँ पर ऐड कर देगा और नया डेटा प्रोवाइड कर देगा. तो डीएफ फ्रेम इक्वल टू दिस डेटा. ओके, एक चीज और देखनी है यहाँ पर, देखिए कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है. सो इस डेटा फ्रेम का नेम इसने क्या लिया हुआ है वो देखना जरूरी है. यहाँ पर देखिए डीएफ कैपिटल में लिया हुआ है, ये जो डीएफ है कैपिटल लिया हुआ है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है. ओके, सो डीएफ फ्रेम वैल्यूज प्रोवाइड करवा दी. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी ए इज द करेक्ट आंसर. ए पूरा एप्रोप्रिएट है, इसमें तो लोअर अल्फाबेट्स ले रखे हैं तो नहीं होगा पॉसिबल. यहाँ पर 4 वैल्यूज आ रखी हैं तो ये वैसे पॉसिबल नहीं है. नेम ये वैसे गलत हो गया. ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ही वांट्स टू सेट ऑल द वैल्यू 0 इन डेटा फ्रेम, चूज द राइट कमांड टू डू. सभी की वैल्यू को 0 हमें सेट करना है. ठीक है, तो पूरी डेटा फ्रेम को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट यूज में लेते हैं. सिंपल सा कॉलन साइन यदि अप्लाई कर दिया तो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन सभी के आगे हमने 0 साइन कर दिया, तो क्या करेगा, ये सभी डेटा को 0 सेट कर देगा. सो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट है. नेक्स्ट वन, ही वांट्स टू डिलीट ए रो ऑफ साइंस मार्क्स. रो को डिलीट करना है, ये डेटा फ्रेम है, इसमें से इस रो को सपोज आपको डिलीट करना है. तो पीछे भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने रो के लिए एक एक्सेस बताया था आपको. एक्सेस इक्वल टू हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 0 करना होगा. ठीक है, ड्रॉप फंक्शन के साथ में. ठीक, हमें साइंस को डिलीट करना है तो डेफिनेटली हमें साइंस प्रोवाइड करना होगा. सो यहाँ पर देखिए एक्सेस इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है. डीएफ डॉट ड्रॉप साइंस एक्सेस इक्वल टू 0, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर लग रहा है. बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बाकी ये इनकरेक्ट है और ये इनकरेक्ट है. ऑलराइट, now number 53, the following code is create another data frame which you want to add to existing data frame, choose the right command. एक डेटा फ्रेम और क्रिएट कर दिया इसने. ओके, ये सीट 1 एक डिक्शनरी बनाई और इस डिक्शनरी के अंदर ये वैल्यूज और प्रोवाइड करवा दी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, s1 इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम सीट. सो s1 नेम से हमारे पास में एक और डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई. तो हमारे पास में अब क्या है, 2 डेटा फ्रेम, एक तो df नेम से है और एक s1 नेम से है. df हमने ऊपर क्रिएट की थी और s1 हमने अभी इस वाले क्वेश्चन में क्रिएट की है. तो अब इसको हमें इसमें ऐड करना है, यानी कि df के अंदर s1 को ऐड करना है, मींस अपेंड करना है, कनेक्ट करना है आपस में.
जोड़ना है उन दोनों को, तो हम कौन सा फंक्शन यूज में लेते हैं, अपेंड यूज में लेते हैं, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 53। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अपेंड क्या करेगा, दो डेटा फ्रेम, एक डेटा फ्रेम को एज इनपुट ले रहा है और जो हमने आर्गुमेंट में डेटा सप्लाई किया है, जो डेटा फ्रेम सप्लाई किया है उसको ऐड कर देगा। नाउ नेक्स्ट वन, what will be the output of the given command, df dot index equal to abc, इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड करवाई है, ओके। अब इंडेक्स वैल्यूज यदि प्रोवाइड करवाई है तो क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्सिंग आ रही थी डिक्शनरी की कीज से, मैथ साइंस वाली, ये रिप्लेस कर देंगी अब ए बी सी, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है पहले वाला तो, क्योंकि इसमें तो दो दो इंडेक्सिंग दिखाई दे रही हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर देखिए इंडेक्सिंग रिप्लेस हो गई ए बी सी से, तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड, df डॉट साइज, इस डेटा फ्रेम की साइज कितनी है, साइज इज द एट्रीब्यूट, ध्यान रखना, अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, इसके आगे यदि आपने ब्रैकेट लगा दिया होता तो ये गलत होता है। साइज क्या है, एक एट्रीब्यूट है, इसलिए इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं आएगा। अब इसमें डेटा देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक रो के अंदर 5 वैल्यूज है, कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो कितने डेटा हो गए टोटल, 15 वैल्यूज, 15 एलिमेंट्स हो गए, 15 आइटम हो गए, सो द साइज इज 15, करेक्ट आंसर इज 15, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने और भी काफी सारे एमसीक्यूज के वीडियो बना रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन वाले लिंक, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे इस वीडियो के, उन सभी को भी कवर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।